हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष मित्तल हमारे संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पीटेट, सीटेट, रीट और अदर एग्जाम में, टेट एग्जाम में आने वाला एक टॉपिक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी क्या है? हम जैसे नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि बच्चा पर्सनैलिटेड है या नहीं है, या इसकी पर्सनैलिटी है। तो इसके बारे में एक्चुअल में जो वर्ड है, जो लैटिन वर्ड पर्सोना, लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? मास्क। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सोना। लैटिन के लोग क्या समझते थे कि ये एक मास्क है, मींस हर कोई पर्सन दिखावा कर रहा है, हर कोई पर्सन दिखावा कर रहा है पर्सनैलिटेड होने का, हर कोई पर्सन एटिकेट्स का, मोरालिटी का दिखावा कर रहा है। पर एक्चुअल में वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक पर्सन घर से निकलता है तो उसे पता है कि कोई ना कोई पर्सन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे कोई देख रहा है नहीं, पर सोसाइटी में है तो उसे पता है कि कोई पर्सन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? दिखावा शो कर रहा है कि मैं पर्सनैलिटेड हूं। दूसरी बात, कई बच्चे इस क्वेश्चंस को करने में, पर्सनैलिटी को करने में ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी मतलब हम सिर्फ उस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं, जहां हमारे आउटर लुक कपड़ों की बात कर रहे हैं। पर नहीं, पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाएगा। हमारा बोलना, हमारा चलना, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बात कैसे कर रहे हैं, किस तरह से इंटेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। हम इसमें सिर्फ उस पर्सनैलिटी की बात नहीं करते जो हम बाहरी पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, हम उसकी भी बात करते हैं जो हमारे अंदर है, जो हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। हम इसमें जब टॉपिक को डिटेल में हम समझेंगे तो हम इसमें इसकी विशेषताओं को समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि पर्सनैलिटी की क्या विशेषता है, पर्सनैलिटी एक्चुअल में क्या है, क्या विशेषता है, उसके बारे में समझेंगे। बेसिकली जब हम थ्योरीज की बात करते हैं, तो पर्सनैलिटी में, थ्योरीज में पर्सनैलिटी को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, टाइप थ्योरी। सेकेंड, ट्रेट थ्योरी। थर्ड, टाइप कम ट्रेट थ्योरी। एंड फोर्थ, साइको एनालिटिकल, और एनालिटिक भी बोलते हैं इसे, एनालिसिस भी बोल सकते हैं, साइको एनालिटिक या एनालिसिस थ्योरी। क्लियर? अब देखो, टाइप थ्योरी में बहुत पर्सन आते हैं, पर बेसिकली हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम किन किन की बात करते हैं? ज़ोंग क्लासिफिकेशन, हिप्पोक्रेट्स, ज़ोंग, हिप्पोक्रेट, क्रेशमर एंड शेल्डन। ट्रेड्स में हम किसकी बात करते हैं? एल्पॉट और कैटल, एल्पॉट और कैटल की बात करते हैं। टाइप कम ट्रेड्स में हम किसकी बात करते हैं? आइजिंग। एंड साइको एनालिटिक में किसकी बात करते हैं हम? सिगमंड फ्रॉइड। देखो, इसका पहले ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ पर्सनैलिटी किसको बोला जाता है? तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आए हु इज द फादर ऑफ पर्सनैलिटी, तो आंसर क्या आएगा? एल्पॉट। एल्पॉट क्या है? फादर। इसने कौन सी थ्योरी दी है? ट्रेड्स थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है इसने? ट्रेड्स थ्योरी दी है। मींस एल्पॉट ने कहा कि अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं, एल्पॉट ने कहा कि अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं तो हमें उसके बीच, उस पर्सन के गुणों को देखना पड़ेगा, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा, तो ही हम समझ सकते हैं कि पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। सेकेंड, और जो कैटल है, ये इसका एक स्टूडेंट था और इन्होंने भी ट्रेड्स की ही बात की, इन्होंने भी यही बात की कि किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को समझने के लिए किसको देखना पड़ेगा? ट्रेड्स को देखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। हमारा सीटेट का एग्जाम बहुत करीब है, ठीक? तो सीटेट में जो क्वेश्चंस हैं, सीटेट में जो है इसका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि इस तरह की एक्टिविटी, एक बच्चा इस तरह से गुण देख रहे हैं, एक बच्चे के गुण को देख रहे हैं,
उसका संबंध किससे होगा, तो आपको देखना होगा कि ये बात किसने कही। दूसरी बात याद रखना, साइकोलॉजी में हम नेगेटिविटी की बात नहीं कर सकते, पैडागोजी में हम नेगेटिविटी की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पैडागोजी या साइकोलॉजी इस बात को नहीं मानती कि कुछ नहीं हो सकता। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, देखो आप मान लो क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन आया, कुछ भी ऑप्शन आई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आप सीधा देखो कि जिस ऑप्शन में नेगेटिव बात हो रही है, जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं ये हो नहीं पाएगा, बच्चे के ये गलत हैं, बच्चे के कैरेक्टर गलत हैं, बच्चा इस वजह से कुछ नहीं कर पाएगा, उस ऑप्शन को क्या कर दो, कट कर दो। अगर ऐसे करोगे तो आपको धीरे धीरे आपके आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये मैं किस पेपर्स के लिए बात कर रहा हूं? ओनली सीटेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीटेट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है पैडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन से टाइप थ्योरी जो है, टाइप थ्योरी में जो भी साइकोलॉजिस्ट आते हैं, इसके अलावा भी आयुर्वेदा और भी बहुत तरह के साइकोलॉजिस्ट ऐड होते हैं, पर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 टॉपिक्स बहुत हैं, 4% बहुत है। इसका क्वेश्चन आता है कि टाइप थ्योरी में व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए किन एस्पेक्ट्स के ऊपर मेन ध्यान दिया गया, तो किन एस्पेक्ट्स के ऊपर दिया गया? फिजिकल स्ट्रक्चर और बिहेवियर। किन एस्पेक्ट्स को देखा गया? फिजिकल स्ट्रक्चर, पर्सन के फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, फिजिकल स्ट्रक्चर, या उसका बिहेवियर, जैसे इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है, उन चीजों को देखकर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जज किया गया। सेकंड, ट्रेड्स, जैसे मैं पहली बात की कि ट्रेड्स थ्योरी में व्यक्ति की पर्सनैलिटी को किस तरह जज किया गया? उसके गुणों को देख के। फिर एक साइकोलॉजिस्ट आया जिसका नाम क्या था? आइजिंग, जिन्होंने कहा नहीं, हम ओनली गुणों को देख के पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते, हम ओनली बिहेवियर को देख के, फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के पर्सनैलिटी के गुणों को मेजर नहीं कर सकते। उन्होंने किसकी बात की? टाइप कम ट्रेड्स, टाइप का भी सब कुछ एंड ट्रेड्स का भी सब कुछ। मींस अब इसमें क्या देखेंगे हम? फिजिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे? बिहेवियर भी देखेंगे, इसमें और क्या देखेंगे? व्यक्ति के गुणों को भी देखेंगे। ये बात। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता होता है 16 पीएफ थ्योरी। 16 पीएफ थ्योरी किसकी है? तो याद रखना 16 पीएफ थ्योरी किसकी है? कैटल ने 16 पीएफ थ्योरी की बात की, आइजिंग ने किसकी बात की? टाइप कम ट्रेड्स की बात की। देखो इसमें ना एक कंफ्यूजन होती है, अगर क्वेश्चन आता है टाइप कम ट्रेड थ्योरी किसकी है, तो आइजिंग के साथ एक ऑप्शन में आता है एरिक्सन। तो याद रखना सेम साउंड लग रही है, पर ये ना हो कि आप आइजिंग की जगह से क्या लिख दो? एरिक्सन गलत है। एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, ना कि टाइप कम ट्रेड थ्योरी। क्लियर? नेक्स्ट एक पर्सन आया, एक साइकोलॉजिस्ट आया, जिसने पूरी की पूरी पर्सनैलिटी टॉपिक को बदल के रख दिया। जिन्होंने बेसिकली ये बात की कि अगर किसी की पर्सनैलिटी को जज करना है, अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी को समझना है, तो हमें उसके ना तो अकेले गुण देखने पड़ेंगे, ठीक, ना उसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, और ना ही उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। अगर हम सच में चाहते हैं कि ये पता कर सकें कि एक्चुअल बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, तो हमें उसके काम करने के पिछले रीजन को देखना पड़ेगा, हमको रीजन देखना पड़ेगा। हम फिर ही समझ सकते हैं कि हाँ बच्चे की ये पर्सनैलिटी है, बच्चे की ये पर्सनैलिटी हो सकती है, बच्चा इस तरह से काम क्यों कर रहा है। देखो एक बच्चा को जिद कर रहा है, एक बच्चे ने अपने फ्रेंड को से लड़ाई की, तो इसका मतलब ये नहीं है, झगड़ा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा बहुत बुरा है, जरूरी नहीं होता। कई बार सर्कमस्टेंसेस इस तरह से बन जाते हैं, कई बार बच्चे के बिहेवियर इस तरह से बन जाता है कि बच्चे को वो हो गया, कई बार कॉन्शियसली हो जाता है और कई बार अनकॉन्शियसली ये बात हम कर जाते हैं। और ये सारा कंसेप्ट किसने समझाने की कोशिश की है? सिगमंड फ्रॉइड ने। क्लियर? आपको देखो हमारे ना सीटेट, बेसिकली ये वीडियोस हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं।
इसमें देखो आपके अभी एग्जाम 31 को आपका एग्जाम है, तो हम हर चीज को डिटेल में नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि पर्सनैलिटी टॉपिक में क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा। जुंग ने देखो, मैं जल्दी में आपको बता देता हूं, जुंग ने कितनी तरह के क्लासिफाई किया, 3 तरह से, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। हिप्पोक्रेट्स ने कितने पार्ट्स में बांटा, 4 पार्ट्स में, सैंग्विन, मेलंकोलिक, कॉलरिक एंड फ्लिगमेटिक। क्रैशमैन ने कितने पार्ट्स में बांटा, 4 पार्ट्स में, कौन सा, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। शेल्डन ने कितने पार्ट्स में पर्सनैलिटी को बांटा, 3 पार्ट्स में, कौन सा, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एटोमॉर्फिक। एल्पोर्ट ने किसकी बात की, इंडिविजुअल और ग्रुप ट्रेड्स की बात की। इंडिविजुअल और ग्रुप ट्रेड्स में इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात की कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स की। कैटल ने कितने की बात की, 2 बात की ट्रेड्स की, कौन से, सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स। आइजैक ने स्टेप्स दिए कि सबसे पहले क्या होता है, कौन सा सबसे पहले बच्चे का बिहेवियर किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है, इन्होंने समझाया। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले बच्चा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है, फिर हैप्चुअल रिस्पॉन्स करता है, फिर वो उसका गुण बन जाता है, ट्रेड्स बन जाता है, और लास्ट में वो उसका क्या बन जाता है, उसका टाइप बन जाता है, उसका प्रकार बन जाता है। और सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली बात की फिजिकल स्ट्रक्चर की। सिगमंड फ्रॉइड को एक और नाम से जाना जाता है फादर ऑफ सेक्स थ्योरी। अगर क्वेश्चन आए हु इज द फादर ऑफ सेक्स थ्योरी, तो आंसर क्या आएगा, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने बात की जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे इंटरनल फीलिंग्स है, वो सभी कहां से बनती है, कौन सी चीज है जो मेरे को जीवन को आगे लेके जाने में मेरी हेल्प कर रही है, तो वो है मेरे इंस्टिंक्ट्स, वो है मेरी काम वासना की भावना जो मेरे को ये सारी एक्टिविटीज करवा रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक को आगे 3 पार्ट्स में बांटा। अब हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में समझते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली बात की इंस्टिंक्ट्स की, दूसरी बात की पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, की बात की, एंड थर्ड उन्होंने बात की साइको सेक्सुअल थ्योरी। क्लियर। इंस्टिंक्ट्स में उन्होंने 2 तरह की बात की, क्या क्या, लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स, एक बार पहले चार्ट समझ लो, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। फर्स्ट, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को उन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा, डायनामिक एंड टॉपोग्राफी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी को उन्होंने 5 पार्ट्स बांटा, ऑरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। इस तरह डायनामिक को उन्होंने फिर 3 पार्ट्स में बांटा, ईगो, सुपर ईगो एंड सुपर ईगो। टॉपोग्राफी को भी 3 पार्ट में बांटा उन्होंने, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। क्लियर। ये हम सभी देखो, ये सभी बात कर रहे हैं हम सिगमंड फ्रॉइड की। देखो, अगर आपको बेसिकली क्वेश्चन आया इंस्टिंक्ट्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसकी है, तो किसकी आएगा आंसर, मैकडूगल की आएगा, सिगमंड फ्रॉइड का नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स थ्योरी की बात मैकडूगल ने भी की है, किसमें, मोटिवेशन में। अगर आया इंस्टिंक्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसकी है, तो आंसर क्या आएगा, सिगमंड फ्रॉइड। देखो, इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, इनबॉर्न एबिलिटीज, जो वो एबिलिटीज जो हमारे अंदर से आ रही हैं। तो इन्होंने क्या इंस्टिंक्ट्स की बात की, लाइफ और डेथ। मींस लाइफ इंस्टिंक्ट्स में हमारा कौन सा माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड। देखो,
मैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज मेरी लाइफ को अच्छे आगे लेके जा सकती है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, ये मेरा कौन सा माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड, मेरे को पता है। वो क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स। डेथ इंस्टिंक्ट मतलब वो सभी एक्टिविटीज जो चाहते और ना चाहते हुए मेरे को मौत की तरफ लेके जा रही हैं, तो वो क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट। जैसे देखो, मैं तेज बाइक चला रहा हूं, मेरे को क्या लग रहा है कि मैं बाइक बहुत अच्छी चलाता हूं, पर मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो डेथ हो सकती है। तो मतलब इसमें मेरा कौन सा माइंड काम कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड मेरा काम कर रहा है। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को बांटा डायनामिक और टॉपोग्राफी, जो चेंजेस होते हैं डायनामिक, जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या होता है, देखो हमारे एक ह्यूमन के बीच ला जानवर, एनिमल, एक ह्यूमन के बीच जो एनिमल है उसको हम क्या कह सकते हैं, इड। मतलब ये समझाने के लिए है कि इड का मतलब क्या होता है कि जो चीज किसी को नहीं देखता, जो सिर्फ किसको देखता है, मैं को, मेरी सेटिस्फेक्शन हो रही है, मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है, वो चीज मेरे घर वालों को पसंद है नहीं है, दिलवा सकते हैं नहीं दिलवा सकते, कुछ नहीं, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है तो मतलब लग रहा है, दैट मींस वो क्या है, इट। सुपर ईगो क्या है, ह्यूमन के अंदर ला गॉड, जो हर चीज को सेक्रीफाइस कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिला सकते तो कोई नहीं, ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। ईगो क्या है, ह्यूमन, जो बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, इड और सुपर ईगो को। मतलब ये देखता है कि इड की कौन सी डिमांड वैलिड है, ये देखता है कि सुपर ईगो की कौन सा सेक्रीफाइस वैलिड है और इनवैलिड है, उन दोनों में बैलेंस करके जो बिहेवियर शो करता है वो क्या है, ईगो। नेक्स्ट, अब समझते टॉपोग्राफी। सबसे पहले बात करें कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जो चीज मैं अपने होशो हवास में कर रहा हूं, जो चीज मतलब मेरे को पता है कि कुछ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, दैट मींस कौन सा है, कॉन्शियस। देखो, मैंने प्लस 2 के बाद सोचा कि मैं तो बीएससी करूंगा, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तू बीएससी नहीं कर सकता, आपके लिए बीएससी नहीं कर सकते, आप साइंस में बिछो, पर मैंने कहा करना है तो मतलब करना है, ठीक, क्या होगा, मैं बीएससी के बेस पे लगूंगा कि नहीं लगूंगा, पास करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे को पता है, पर मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपने पूरे होशो हवास, मेरा माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर कर रहा हूं, तो वो कौन सा माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस मतलब मैंने कोई काम कॉन्शियसली किया पर कुछ टाइम के बाद भूल गया, पता नहीं क्या था। जैसे नेम्स, आप फ्रेंड्स पढ़ रहे हो, आज आपको सभी फ्रेंड्स के नेम याद है, पर आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपको उसका फेस तो याद होगा पर उसका नेम नहीं याद होगा, तो आप माइंड पे जोर डालते हो और जो चीज याद आ जाए वो कौन सा माइंड काम कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अनकॉन्शियस। मतलब मैं फिजिकली तो प्रेजेंट हूं पर मेंटली कहीं और चल रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं पर अचानक मेरा माइंड कहीं और खोया हुआ है, मैं कहीं और सोच रहा हूं, मैं क्लास में बैठा तो हूं पर मेरा ध्यान कहीं और है, दैट मींस वो कौन सा माइंड काम कर रहा है, अनकॉन्शियस। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हमारा सबसे ज्यादा एक पर्सन का माइंड कौन सा काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड हम पे काम करता है। नेक्स्ट, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। देखो, सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली फादर ऑफ सेक्स थ्योरी थे। इन्होंने ये कहा कि जो ये लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं जो हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, अगर कहते कि ये सेक्सुअल फीलिंग्स हमारे अंदर ना होती तो शायद एक टाइम के बाद हमारा जीने की कोई इच्छा खत्म हो जाती। मतलब मेरे को लगता कि क्या करना है जी के, एक टाइम के बाद आदमी की, पर्सन की, एक ह्यूमन की लाइफ जो बोरिंग हो जाती, इसको डिफाइन किया सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी जिसमें इन्होंने समझाया किस तरह से बच्चे को सेक्सुअल नॉलेज होती है। हमें लग रहा है कि बच्चे को नहीं पता, पर बच्चा अपनी एक्टिविटीज के साथ हम देख सकते हैं कि बच्चे को सेक्सुअल नॉलेज है। इसमें फर्स्ट स्टेज है ऑरल स्टेज, 0 to 1। ऑरल स्टेज में क्या है, बच्चे को लगता है कि सब कुछ होता उसका माउथ में है, उसको माउथ से मिलना है, तो हर चीज को बच्चा क्या कर रहा है, सक करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी कुछ है हर चीज को सक, खिलौना कर रहे हैं, फिंगर पकड़ा रहे हैं, हर चीज को बच्चा क्या कर रहा है, सक कर रहा है और एंजॉय कर रहा है। एनल स्टेज में क्या है, एनल में हम बच्चे को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, कुछ बच्चे को बेसिक बताते हैं, पर बच्चा बार बार वॉशरूम मतलब बाथरूम करके पानी हाथ एंजॉय कर रहा है, ठीक है, बच्चा बार बार टॉयलेट करके उसमें एंजॉय कर रहा है, हाथ मार रहा है, तो वो कौन सी स्टेज है, एनल स्टेज। फेलिक स्टेज 3 से 5, इसमें क्या है, बच्चे को सेक्सुअल नॉलेज हो जाती है। इसमें बच्चा क्या है, अपने प्राइवेट प्लेसेस को टच करके एंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट, लेटेंसी स्टेज 5 से 12। लेटेंसी स्टेज में क्या है, बच्चे को सेक्सुअल नॉलेज हो चुकी है पर बच्चा समाज के डर के कारण
इन फीलिंग से दूर रहता है और कौन से ग्रुप्स में खेलना पसंद करता है, कौन से ग्रुप्स में, होमोजीनियस मतलब बॉयज बॉयज के और गर्ल्स गर्ल्स के। नेक्स्ट का क्वेश्चन आया था एक जगह पे, सबसे ज्यादा सुपर ईगो, ये जो सुपर ईगो है सबसे ज्यादा कहां पर विकसित होती है, लेटेंसी स्टेज में ही विकसित होती है। सॉरी, सबसे ज्यादा सुपर ईगो कहां पर आती है बच्चे की, लेटेंसी स्टेज में, लास्ट जेनिटल 11-12 प्लस, मतलब अब बच्चा जो है, अब बच्चा ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और यौन संबंध बनाना शुरू कर देता है। ये बात समझाई सारा, ये थ्योरी सारी दी सिगमंड फ्रॉइड ने, कि उन्होंने कहा किस तरह से बच्चा एक्टिविटीज करता है, किस तरह से बच्चा अपने आप को पार्टिसिपेट करता है, किस तरह से बच्चा शो करता है कि उसको नॉलेज है। अब हम समझेंगे टेस्ट, वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि बच्चे को नॉलेज है, सेक्सुअल नॉलेज, बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह की है, जो उनके लिए टेस्ट बनाए गए, स्पेसिफिक टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो उनको 4 पार्ट में बांटते हैं फिर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव एंड साइकोएनालिटिक। एनालिटिक भी कह सकते हैं, एनालिसिस भी कह सकते हैं। क्लियर? देखो कई बच्चे ना पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को क्या समझते हैं, इसको समझते हैं लिखकर, इनको समझते हैं बोलकर। ये गलत है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि सब्जेक्टिव में लिखकर और ऑब्जेक्टिव में बोलकर। सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट कौन होता है, पर्सन खुद, जिसके बारे में स्टडी हो रही है। तो सब्जेक्टिव का मतलब समझो, सब्जेक्टिव मतलब एक पर्सन के बारे में डिटेल में नॉलेज इकट्ठी करके उसकी पर्सनैलिटी को जज करना। ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट, जैसे मैं ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा देखा कि ये बच्चे की ये पर्सनैलिटी लगती है, तो वो मेरा कौन सा मेथड हो गया, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखो ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी, इंटरव्यू, ये सभी मेथड्स हैं। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, और क्या होगा इसमें, सोशियोग्राम। प्रोजेक्टिव में क्या है, रोशो-इंक्लॉक टेस्ट, टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, कैट, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। साइकोएनालिटिक में क्या है, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम साइकोलॉजी, हम किसी की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। देखो पहले समझते हैं सब्जेक्टिव में ऑटोबायोग्राफी, किसी ने अपनी जीवन कथा लिखी है, उसको पढ़कर मैं समझ रहा हूं कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। केस स्टडी मतलब उसके बारे में डीप नॉलेज लेकर, मैं नॉलेज को जज कर, उसके बारे में डेप्थ नॉलेज इकट्ठी करके, जैसे तारे ज़मीन मूवी पर आमिर खान ने की थी, जैसे तारे ज़मीन मूवी पर आमिर खान ने उस बच्चे के लिए डाटा इकट्ठा किया, उसके पेरेंट्स से बात की, फ्रेंड्स से उसकी कॉपीज देखी, उसके बाद जज किया कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, वो है केस स्टडी। इंटरव्यू मतलब मैं सीधा इंटरव्यू ले रहा हूं, बच्चे से कम्युनिकेट कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, उससे जज कर रहा हूं बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चे का, स्केल, रेटिंग स्केल बनता है ना 1 2 3 4 5। जैसे आपको एग्जाम देके आए, मैंने बोला बच्चे ये एग्जाम आपका कैसा हुआ, इसको 1 से लेकर 10 तक आप मेरे को एक नंबर के रूप में बताएं। तो बच्चे ने कहा 7, तो मेरे को लगा कि ठीक है बच्चे का पेपर अच्छा हुआ है, बच्चे की एवरेज का, उससे मैं जज कर रहा हूं। सोशियोग्राम, जैसे बिग बॉस देखते हो कि कौन किसके साथ रहना चाहेगा, कौन किसी को नॉमिनेट कर रहा है, कौन किसी को साथ रहना चाहता है, सोशियोग्राम टेक्निक। पर ये दोनों टेक्निक है, इसमें कहीं ना कहीं ये चांसेस हो सकते हैं कि आप जो है गलत पर्सनैलिटी जज कर दो, या पर्सन जो है वो कोई ड्रामा क्रिएट कर दे और अच्छा बनने की कोशिश करे, पर एक्चुअल में शायद ना हो।
तो इसलिए बेसिकली मेन फोकस किस पे दिया जाता है? प्रोजेक्टिव